दोस्तों ये मेरे पास सैमसंग का डबल डोर रेफ्रिजरेटर है। इसमें ये कंप्लेन कस्टमर की है, इसमें कूलिंग नहीं करता है, यानी सिस्टम चालू है लेकिन कूलिंग नहीं करता है। तो हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये कूलिंग नहीं कर रहा है, और साथ में हम ये भी समझेंगे कि इसको बेसिक यानी इन्फॉर्मेशन इसकी हम आपको इस वीडियो में देना चाहेंगे कि कैसे ये वर्क करता है और क्या क्या इसमें कंपोनेंट लगे हैं और इन कंपोनेंट को कैसे चेक किया जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम रेफ्रिजरेटर का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि कैसे काम करता है, और काम करने से पहले हमें ये भी जो है समझना होगा कि किस चीज़ को क्या बोलते हो, किस चीज़ का क्या नाम है और कैसे वो काम करता है। अब ये अगर चीज़ आप समझ जाएंगे तो उस रेफ्रिजरेटर का कोई प्रॉब्लम होना आप अच्छे से जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ से स्टार्ट कर, ये कंप्रेसर है, आपको यानी बेसिक इन्फॉर्मेशन बताएंगे, ज़्यादा डीपली में नहीं जाएंगे। ये कंप्रेसर है, इसका काम है गैस को सर्कुलेट कराना। सिंपल सा ये है कि अगर ये चालू होगा तो गैस हमारी सिस्टम में सर्कुलेट होगी, जिसको रेफ्रिजरेशन साइकिल बोलते हैं। फिर इसके बाद ये आता है टाइमर। ये टाइमर का मेन पर्पज़ होता है कि ये वाला आप देख सकते हैं, ये वाला ये टाइमर, ये मेन इसका पर्पज़ होता है कि ये सिर्फ डबल डोर में यूज़ होता है। ये डिफ्रॉस्टिंग के लिए होता है, यानी जब ज़्यादा आइसिंग हो जाती है हमारे कूलिंग कॉइल के अंदर तो उसको जो है ये मेल्ट कराने के लिए इसको यूज़ करते हैं। अभी हम आपको अंदर दिखाएंगे कुछ देर बाद कि कहाँ पे कूलिंग कॉइल है, क्या क्या इसका जो है ये प्रॉब्लम आ सकता है, वो हम बाद में दिखाएंगे। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए, ये हमारा टाइमर है। इसका बेसिक काम सिर्फ यही है कि ये हमारा डिफ्रॉस्टिंग के लिए, अगर सिंगल डोर में अगर आपने देखा होगा जो रेफ्रिजरेटर होता है सिंगल डोर वाला, उसमें ये यूज़ नहीं करते। क्यों? उसमें डिफ्रॉस्टिंग के लिए दूसरा जो है ये कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, तो ये उसके लिए है। फिर ये हमारा कैपेसिटर हो गया। कैपेसिटर का मेन पर्पज़ है कि ये जो है ये कंप्रेसर को जिस समय रन होता है उस समय जो ये पावर का फ्लक्चुएशन होता है उसको भी मेंटेन रखता है, और दूसरी चीज़ ये जिस समय हमारा ये सप्लाई अप डाउन होता है उसके लिए भी है, तो ये उसके लिए यूज़ किया गया है। फिर उसके बाद हमारा आता है ये ऊपर वाला आप देख सकते हैं, ये वाला ये है ओवरलोड, ये वाला, और ये है रिले। ये वाला हमारा हो गया रिले, जो हमारा ये कंप्रेसर को स्टार्ट कराता है। इसमें दो पॉइंट होते हैं, एक हमारे स्टार्टिंग पे लग जाता है, एक हमारा ये वाला जो रनिंग पे लग जाता है। तो ये उस समय इसको जो है सिर्फ कंप्रेसर रन कराने के लिए होता है, इसका बस यही काम है। दूसरा हमारा ये हो गया ओवरलोड। आप इसके नाम से ही समझ रहे हो ओवरलोड का क्या काम है। इन केस अगर हमारा कंप्रेसर ऑन नहीं होता है या ये किसी रीजन से हाई एम्पियर लेता है, तो ये उस समय ये सप्लाई जो हमारी यहाँ आ रही है और यहाँ आ कर के जो इस वाले पॉइंट पे जो ये निकलेगी उसको जो है ये ड्रॉप करा, यानी इसको आगे नहीं जाने देगा। तो ये रिले का काम हमने समझ लिया, इसका स्टार्ट होने के लिए ओवरलोड का काम हमने समझ लिया, टाइमर का हमने ये काम समझ लिया, और ये हमारा कंप्रेसर है जो गैस सर्कुलेट कराता है। और कंप्रेसर का हम थोड़ा सा और भी समझ लेते हैं। इसमें कुछ पाइप लगे हुए हैं, इसमें एक ये पाइप है, एक ये पतला सा पाइप है, एक हल्का मोटा सा पाइप है। ये पतला वाला हमारा डिस्चार्ज लाइन है। कहीं भी कोई अगर कंप्रेसर होगा, पतला अगर पाइप है तो आपका डिस्चार्ज लाइन होगा, यानी जिधर से गैस निकलेगी। और मोटा वाला हमारा ये सक्शन लाइन, जिधर से गैस हमारी जो रिटर्न आएगी कंप्रेसर के अंदर। तो ये हमारा चार्जिंग पॉइंट होगा, जिधर से गैस चार्ज होगा। और अंदर हम चलते हैं, अंदर देखते हैं कि क्या क्या है। और उसके बाद ये हमारा बायोमेटेलिक थर्मोस्टेट हो गया, और ये हमारा थर्मल फ्यूज़ हो गया जो यूज़ करते हैं। तो थर्मल फ्यूज़ का मेन काम है कि इन केस अगर हीटर हमारा यानी अगर वो ट्रिप नहीं होता तो उस समय ये जो है ऑटोमेटिक जल जाएगा या ख़राब हो जाएगा। तो जो हमारे हीटर पे सप्लाई जाएगी उसको ये ब्रेक कराने के लिए, ये ज़्यादा आइसिंग हो जाएगी उस समय ये अपनी सप्लाई पास कराएगा, और उस समय ये हीटर पे सप्लाई हमारी ये चली जाएगी अगर ये टाइमर से हमारा ये कमांड आएगा तो।
बाद में ये नीचे आप देख पा रहे होंगे ये हीटर है जो हल्का सा जंग लगा हुआ है, ये हीटर है। और ये हमारा कूलिंग कॉइल है। कुछ टाइप का हीटर ऐसे कूलिंग कॉइल की ये पाइपों के साथ बैंड हुआ होता है, इम्बेल्ट होता है, और कुछ इस टाइप का होता है। और ये हमारी जो वायर है हीटर की, तो हीटर का काम है आइस मेल्ट कराने के लिए अगर डिफ्रोस्टिंग के समय। अब आ जाते हैं हम नीचे। तो नीचे ये हमारा एक डोर स्विच लगा हुआ है, इसको जो है लाइट को ऑन ऑफ कराने के लिए। जिस समय हम दरवाज़ा खोलते हैं उस समय ये चालू होगा, बंद होगा। और ये इधर एयर को कंट्रोल करने के लिए कि नीचे में कितना कोल्ड चाहिए। और ये हमारे कुछ आप ये होल देख रहे हैं, इधर से हवा आती है ऊपर से, और ये आप देख सकते हैं ऊपर साइड पे यहाँ से हवा रिटर्न जाती है। अगर इन लाइन में कहीं ब्लॉकेज होगा या आइस ज़्यादा जम जाएगी तो नीचे ठंडा नहीं करेगा, तो एक रीज़न ये भी हो सकता है। तो बहरहाल हमने मोटा मोटा हमने समझ लिया है किस चीज़ का क्या काम है। अब हम सब बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों हमने सारा कुछ समझ लिया है नॉर्मल तरीके से, ज़्यादा डीपली में हमने नहीं समझाया कि इतना तो लोगों को पता ही होता है। तो अभी हम ये सब चीज़ समझने के बाद सबसे पहले हमें अगर कोई चीज़ समझनी है तो रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप सबसे पहले रेफ्रिजरेशन साइकिल पे काम करें कि जो है रेफ्रिजरेशन जो हमारा सिस्टम के अंदर वो कैसे वर्क करता है, किस किस कंडीशन में क्या क्या जो है, कौन सी कंडीशन में जो है रेफ्रिजरेशन कैसे काम करता है। तो ये आपको जो है लाजिम मालूम होना चाहिए। तो उसको भी हम थोड़ा बेसिक तरीके से समझेंगे, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। तो ये हमारा कंप्रेसर है, जिस समय इसमें सप्लाई आती है ये हमारा कंप्रेसर चालू होता है। चालू होने पे इसके अंदर पिस्टन होता है जो अप डाउन होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, गैस हमारी यहाँ से निकलती है। तो ये गैस हमारी डिस्चार्ज लाइन से निकलती है, और ये इधर आप देख रहे पाइप हमारी घूमी हुई है, ये सब बहुत पतली वाली पाइप जो आप देख रहे हैं। इस सिस्टम के अंदर हमारा ऐसे ऐसे जो है बैंड हुआ होता है। इस सिस्टम के अंदर ये जो हमारा कंडेंसर कॉइल है। तो क्या होता है, जिस समय हमारी गैस निकलती डिस्चार्ज ये हो करके, तो उस समय गैस काफ़ी हीट होती है। तो उस हीट को बाहर निकालने के लिए हम कंडेंसर का यूज़ करते हैं। तो ये बॉडी के अंदर है, तो ये एयर कूल्ड हमारा जो है कंडेंसर है। तो ये हवा जैसे इस बॉडी में टच होती है तो हमारी जो हीटिंग है वो जो है बाहर निकलती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि कंडेंसर से हो करके फिर हमारा ये देख लो, ये एक इन हुआ जो कंडेंसर के अंदर जा रहा है, और ये हमारा आउट हुआ जो कंडेंसर से जो है वापस आ रहा है। उसके बाद देखो ये फ़िल्टर लगा हुआ है। इस फिल्टर का जो है ये मेन पर्पज़ है कि अंदर जो है अगर कोई गैस के अंदर कचरा वगैरह तो यहाँ पे जो है वो चीज़ जो है वो रुक जाएगी। उस वजह से कि आगे जो कैपिलरी लगी हुई है हमारी बहुत ही पतली होती है, तो उस होल को ब्लॉक ना करें, एक चीज़। दूसरी चीज़ इसके अंदर जो है सिलिका जेल होता है, तो इन केस अगर थोड़ा सा मॉइस्चर रह जाता है अगर हमारे ये सिस्टम में, तो उसको भी जो है ये कंट्रोल कराता है। तो क्या होता है, जब हमारी गैस इस फिल्टर से निकलती है तो कंप्रेसर से जब गैस जो आती है कंडेंसर से होकर के यहाँ पे, तो इसका एक अपना एक ये प्रेशर होता है। उस प्रेशर से क्या होता है, जैसे ये पतले वाले पाइप में जाती है ना, और जब ये दूसरा वाला जो हमारा सिरा है जो कूलिंग कॉइल में लगा हुआ है, तो ये दूसरा वाला हमारा जो ये सिरा है जो आप कैपिलरी का देख रहे हैं, इसमें आकर कूलिंग कॉइल में लगा हुआ है, तो यहाँ गैस एक्सपेंस होने लगती है। यानी एक जो है जैसे ये फव्वारे के टाइम में यहाँ पे गैस वो निकलती है, तो क्या करते हैं पूरे कूलिंग कॉइल को ठंडा कर देती है। वही जो ठंडक है वो पंखे द्वारा यहाँ पे जो है ये सर्कुलेट होती है, और यहाँ पे भी नीचे वाले भी ये पोर्शन में सर्कुलेट होती है। तो ये इन वाला है पोर्शन, आपको याद रखना चाहिए, ये आउट वाला है, ये भी कभी ब्लॉक नहीं होना चाहिए। तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जो समझ लिया कैसे गैस सर्कुलेट होती है।